सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, कंसल्टेंट फिजिशियन, अमर हॉस्पिटल फतेहपुर। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में, जो लगभग जिसका एक्सप्लोजन सा हो चुका है कोविड के बाद। इसको लोग कॉमन भाषा में बोल रहे हैं कि ये कोविड की थर्ड वेव ही जैसा प्रतीत हो रहा है। इतने लेवल पे अपने केसेज है। खासकर अपन बात करेंगे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में फतेहपुर में, जहाँ से हमारे मरीज कवर होते हैं। पहली बात तो ये डेंगू बुखार है, तो सबसे पहले इसके लक्षण क्या होते हैं, बीमारी होते कैसी है। ये मच्छर के काटने से होती है बेसिकली बीमारी, जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई करके, जो फ्रेश वाटर में होती है। जो शुद्ध पानी है उसमें ये पनपता है, इसका लार्वा होता है वो इसमें पनपता है। उसके बाद ये इस मच्छर काटता है, उससे जो डेंगू वायरस होता है, इसका बेसिकली डेंगू वायरस जो 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, उसकी वजह से डेंगू जो बुखार है वो होता है। अब इसका सबसे पहले जब अपन बात करें कि ये मच्छर के काटने से होता है, तो अपन सब समझ सकते हैं कि इसका रोकथाम कैसे करें कि अपन मच्छरों को ही नहीं पनपने दें, इसमें लार्वा को ही डेवलप नहीं होने दें। तो एंटी लार्वा मेजर्स बोलते हैं, इसमें लार्विसाइड कुछ मेथड्स होते हैं, वो अपन बाद में भी बात करेंगे। बीमारी का कारण अपन ने जान लिया। खासकर इसका जो बाइट पैटर्न होता है जब मच्छर काटता है, वो अर्ली मॉर्निंग एंड डे बाइट पैटर्न होता है इसका। जनरली अपने को मच्छर काटते हैं नाइट में, ये जो होता है अर्ली मॉर्निंग और डे बाइट होता है इसका खासकर। अब डेंगू बुखार के लक्षण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुखार है, तो उसमें बुखार आता है। इसमें जो बुखार का पैटर्न होता है उससे ही एक फिजिशियन होता है वो समझ जाता है कि ये डेंगू बुखार है या और कोई इन्फेक्शन की वजह से बुखार है। पेशेंट टिपिकली आके बोलता है कि साहब मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था 2 बजे तक, और 3 बजे ऐसा बुखार आया कि सब कुछ पूरा बदन टूट गया। तो जो टूटने का वर्ड है, इसको मेडिकल साइंस में ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। इसमें इतना बदन टूटता है कि ऐसे लगता है कि सारी हड्डियाँ ब्रेक हो गई है। इसमें जो फीवर का स्पाइक होता है वो सीधा 102, 103, इवन 106 फ़ारेनहाइट के पेशेंट भी हमने अटेंड किए हैं। अभी कारण जान लिया। लक्षण में इसमें होता है कि बुखार होता है तेज, अचानक बुखार होगा। दूसरा बदन दर्द होगा, ऐसे लगेगा सारी हड्डियां टूट गई है। तीसरा नोजिया एंड वोमिटिंग, कुछ लोगों को उल्टी हो जाती है, कुछ लोगों को उल्टी का मन होता है, जिसको अपन जी मचलाना भी बोलते हैं। रिट्रो ऑर्बिटल पेन होता है इसके अंदर। सरदर्द भी होता है, खासकर सरदर्द होता है वो ऑर्बिट जो जिसमें आंखें होती है अपनी, इस एरिया में दर्द होता है, इसको बोलते हैं रिट्रो ऑर्बिटल पेन। इसके अलावा पूरा बदन दर्द हो सकता है, उल्टी का मन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा यदि फ्लूइड लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट गिर सकता है। अब इसमें पैटर्न क्या होता है? जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो उसमें एक फेजेज होते हैं, जैसे अपन कोरोना वायरस में पढ़ते थे कि फेब्राइल फेज होती थी, क्रिटिकल फेज होती थी। इसी तरह इसका नेचुरल कोर्स होता है बीमारी का। यदि पेशेंट को ठीक नहीं किया जाए या वो कोई दवाई नहीं लेता है तो उसमें क्या फेजेज होते हैं? फर्स्ट होता है फेब्राइल फेज, जिसको बोलते हैं बुखार का फेज, उसमें बुखार रहेगा। इसके बाद सेकंड आता है क्रिटिकल फेज, जिसमें बुखार चला जाता है। तो मरीज को भी ये लगता है कि अब तो बुखार था, चला गया है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। तो जब डेंगू का आउटब्रेक हो रहा हो तो आपको चिकित्सक से परामर्श है वो इनिशियल डेज में करना चाहिए, ताकि आपका सेग्रीगेशन हो जाए कि आपको डेंगू बुखार है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, यानी कम बीच का या ज़्यादा है, ताकि आप आगे यदि आपको क्रिटिकल फेज में आपको अचानक पता नहीं चले, आप पहले से प्रिपेयर रहो कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, तो पहले से प्रिपेयर रहें। थर्ड होता है कोवलेसेंट फेज या रिकवरी फेज, जिसमें पेशेंट रिकवर हो जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन, लक्षण की बात कर ली मोटी मोटी, आपने टेस्ट करवा लिया। अब उपचार क्या होता है डेंगू बीमारी का या डेंगू बुखार का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुखार है तो आपको बुखार उतरने की दवाई दी जाती है, जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं। तो सुमो टेबलेट आती है, कैल्पोल टेबलेट आती है, डोलो टेबलेट आती है, जो हर घर में जनरली मिल जाती है। इसका 500 या 650 डोज है, वो जनरल यूज लेते हैं। डेंगू बुखार में हम 650 वाली टेबलेट यूज लेते हैं, क्योंकि तेज बुखार आता है। अब किसी को भी डेंगू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट सीरियस है। डेंगू बुखार है, आप डॉक्टर को दिखाइए। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम होती है वो होती है
पानी की कमी, देसी भाषा में इसको अपन समझ सकते हैं कि पानी की कमी होती है। सबसे ज़्यादा जनरल पब्लिक में ये मिसबिलीफ है कि इसमें प्लेटलेट कम हो गई, जिसको लोग प्लेट भी बोलते हैं कि प्लेटें गिर गई। ये सब प्लेटें गिरना क्रिटिकल फेज में होता है, वो सीरियसनेस उसको सब समझते हैं, उस पर सब लोग ध्यान भी देते हैं। जो ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, इसमें फ्लूइड की कमी होती है, पानी की कमी होती है। वो होता क्यों है कि उसमें एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, अपनी नसों के अंदर जो पानी है वो बाहर चला जाता है, तो इससे अपना बीपी गिर जाता है, इससे पेशेंट को चक्कर आने का रिस्क रहता है। पानी की कमी हो गई तो किडनी फेल होने का रिस्क रहता है, एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं, जिसमें पेशाब लगना कम हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि आप डॉक्टर ने दिखाया, आपको घर पे इलाज लेने की सलाह दी कि आपको सीरियस डेंगू नहीं है, अभी आप घर पे आराम करिए। कौन से पेशेंट को जो घर पे इलाज ले रहा है उसको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, उनको बोलते हैं वार्निंग साइन। ऐसा क्या हो घर पे कि आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें कुछ लक्षण भी हैं, कुछ लेबोरेटरी पैरामीटर्स भी हैं, यानी जांचों में पता लगता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, डेंगू बुखार है, तो बुखार तो आपको इनिशियल डेज में, जैसे अपन ने बात की, फेब्राइल फेज है, बुखार के फेज में बुखार तो रहेगा, वो वार्निंग साइन नहीं है। डेंगू बुखार है, बुखार रहेगा। वार्निंग साइन है रिकरेंट वोमिटिंग, आपको इतनी उल्टी हो रही कि आप जो आपके डॉक्टर ने फ्लूइड बोला है, जैसे ओआरएस का पानी पीना, नारियल पानी पीना या अदर फ्लूइड लेना, वो आप ले नहीं पा रहे, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क करें। या आपकी नसों से, ब्लड वेसल से इतना पानी बाहर आ गया है कि आपके फेफड़ों में पानी भर गया है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, आपके पेट में पानी भर गया है, जिसे एसाइटिस बोलते हैं, या गॉल ब्लैडर इडीमा आ गया है, जिसके पित्त की थैली में सूजन आ गई, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो गई है, जैसे खांसी के साथ खून आ गया, उल्टी में खून आ गया, पेशाब में खून आ गया, या आपका जैसे जो महिलाओं में महीने का खून आता है वो बढ़ गया हो, फेफड़ों से खून आ गया हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, या आपकी धड़कन तेज हो गई हो, सांस फूलने लग गया हो, लीवर की कुछ दिक्कत हो गई हो, या यूरिन आउटपुट है वो कम हो गया हो, यानी पेशाब लगना कम हो गया हो। हम बार बार डेंगू वाले पेशेंट को ये पूछते हैं कि पेशाब कितनी देर में आता है। यूरिन आउटपुट इंपॉर्टेंट है, तो यूरिन आउटपुट से हम मेजर कर लेते हैं कि मोटा मोटा बीपी तो कम नहीं है, किडनी कैसे काम कर रही है। पेट दर्द से हम ये देख लेते हैं कि पानी तो नहीं भरा है, लीवर वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो पेट दर्द ज़्यादा होता है, या आपके हाथ वो बिल्कुल कोल्ड एंड क्लेमी हो गए, यानी आपके जैसे हार्ट अटैक जिस पेशेंट को आता है उसके हाथ एकदम से पसीने में हो जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं, जिस पेशेंट उसको बोलते हैं कोल्ड एंड क्लेमी तो नहीं है। या फिर उसकी पल्स है वो बिल्कुल फीबल हो गई है, मतलब जो पल्स है वो धीमी हो गई है, या आपके प्लेटलेट बहुत जल्दी गिर रहे हों। जैसे इसमें प्लेटलेट कम होने का एक पैटर्न होता है कि आपका धीरे धीरे गिर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक आपको कोई ब्लीडिंग ना हो या फिर आप रिस्क जोन में नहीं आ जाते, जो 10,000 से कम होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि साहब कल तो प्लेटलेट 1,86,000 थी, आज है वो 1,56,000 हो गई है, 20,000 गिर गई है मरीज। तो ये पैटर्न है डेंगू बुखार में नॉर्मल, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता। इसके बारे में लोग टेंशन कर लेते हैं कि प्लेटें गिर गई हैं, कम होती हैं डेंगू बुखार में, जो एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कम हो रही है तो आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे चेक करवाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके, आप जिस कैटेगरी में आते हैं, एडमिट होने की कैटेगरी में, आपको फ्लूइड ज़्यादा देना है, आपको प्लेटलेट चढ़ानी है, उसके लिए आप इलाज करवाइए। इसके बाद आते हैं कि जैसे अपन देख रहे थे कि कोरोना स्टार्टिंग में पता लगा था कि शुगर के मरीज में ज़्यादा दिक्कत देता है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसी तरीके से क्या होता है कि डेंगू में भी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं कि उनमें सीरियस डेंगू होने का रिस्क है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। जैसे प्रेगनेंसी है, छोटा बच्चा है, या बहुत एल्डरली है, बहुत बूढ़े लोग हैं, या मोटा है, या जिसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज है, जिसके पेट में अल्सर रहते हों, या कुछ बीमारी होती है जैसे G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया के मरीज हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, COPD की दमे की बीमारी हो, या जो एंटी प्लेटलेट खा रहा हो। बहुत से पेशेंट है वो एंटी प्लेटलेट दवाई खाते हैं, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं खून पतला करने की दवाई, वो खा रहे हो, या आप एंटीकोगुलेंट खा रहे हो, या फिर आप स्टीरॉइड ले रहे हो किसी ऐसी बीमारी के लिए जैसे गठिया हो गया या SLE बीमारी होगी उनके लिए स्टीरॉइड ले रहे हो, या HIV या अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब अपन ने बात कर ली कि उपचार में घर पे भी उपचार हो सकता है। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि आप घर रहिए,
क्या क्या दवाई लेनी चाहिए इसके अंदर। जनरली देखा है कि पेशेंट को जैसे बुखार आता है, एक हरे वाले कैप्सूल है वो अपन सबके घर में मिल जाते हैं, तो पेशेंट जनरली वो प्रीफर करता है, वो नहीं लेने होते हैं। उन जो हरे वाले कैप्सूल में आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफिनेक आता है, वो कैप्सूल जनरली नहीं लेने होते हैं, वो प्लेटलेट को कम करते हैं। उन दवाइयों की कैटेगरी को एनेसेड्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल लेनी होती है। अब एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि साहब इतना तेज बुखार आ रहा है 2-3 दिन में, हर 2-3 घंटे में कितनी गोली ले लें दिन में। तो इसका जो सेफ डोज होता है पैरासीटामोल का डेंगू फीवर में या अदर फीवर में, वो 4 ग्राम पर डे है, वो बिल्कुल सेफ डोज है। एक टेबलेट आती है 650 की या 500 की आती है, इसमें 650 यूज करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 650 से 4000 तक आप इसको डिवाइड 4000 से डिवाइड करके देख सकते हो। इतनी टेबलेट आप सेफली खा सकते हो अनटिल अनलेस आप एल्कोहल रेगुलरली नहीं लेते हो। जो लोग रेगुलरली एल्कोहल लेते हैं उनमें लीवर पहले से डैमेज रहता है, ये डोज कंपेरेटिवली उनमें कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, इसमें आपको दवाई जो लेनी चाहिए वो बुखार की दवाई लेनी चाहिए जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं। दूसरी है फ्लूइड थेरेपी, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेंगू में है, वो सबसे सस्ती चीज है। एक कहावत होती है कि जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो सबसे सस्ती होती है। जैसे हवा है सबसे इम्पोर्टेंट, हवा के बिना जल्दी ही डेथ हो जाती है, वो सब फ्री है। उसके बाद पानी है, उसका थोड़ा बहुत पैसा लगता है। उसके बाद खाना पीना है, उसका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। उसी तरीके से डेंगू में है, जो फ्लूइड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फ्री है। फ्लूइड का मतलब पानी, लिक्विड, जूस। अब इसमें होता है कि कौन सा फ्लूइड लेना चाहिए, कि पानी पिए, बकरी का दूध पिए। बहुत सारी ट्रेडिशनल थेरेपी भी हैं। बकरी का दूध तो इतना महंगा हो जाता है डेंगू आते ही, मतलब 100-200 रुपये लीटर हो जाता है, जो नॉर्मली 30-40 रहता है। बकरी के दूध के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो नॉर्मली फ्लूइड में काउंट करते हैं उसको। आप फ्लूइड लीजिए। ORS का पानी है वो अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर आपके सोडियम पोटेशियम होते हैं, तो प्लेन वाटर के कंपेरेटिवली ORS का पानी अच्छा रहता है। नारियल पानी प्लेन वाटर के कंपेरेटिवली अच्छा रहता है क्योंकि उसमें भी मिनरल्स होते हैं। इसमें डेंगू बुखार में उल्टी होती रहती है तो आपके मिनरल लॉस होते हैं, तो आपको नारियल पानी बोलते हैं हर डॉक्टर की, नारियल पानी पीजिए क्योंकि उसमें मिनरल्स अच्छे अमाउंट में होते हैं। दूसरा सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है, जैसे आपका बीपी कम हो गया, आपको पहले फ्लूइड देंगे, फिर बीपी बढ़ाने की दवाई देंगे। आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उसके लिए दवाई देंगे, फ्लूइड देंगे। नहीं काम कर रही है, हो सकता है आपका डायलिसिस हो जाए। तीसरी आती है जैसे किसी की लीवर प्रॉब्लम हो गई, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी दवाई है। जैसे पेट दर्द हो रहा है उसकी दवाई देते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं होती है इसके अंदर। एडमिट किसको होना चाहिए पेशेंट को, जिसमें वार्निंग साइन प्रेजेंट हैं। जैसे अभी कुछ पेशेंट आते हैं कि साहब हम तो इतने परेशान हैं, हमें एडमिट कर लीजिए, तो आप क्राइटेरिया में होने चाहिए। यदि आप क्राइटेरिया में आते हैं, आपको रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है, आपका बीपी कम है, आपको तभी एडमिट होना चाहिए। वरना यदि आप स्वस्थ हैं तो अभी डेंगू का इतना आउटब्रेक हो रखा है कि आप सीरियस पेशेंट की, जैसे कोरोना में होता था कि आप यदि ठीक हो, ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है तो आप घर पे उपचार करिए। सेम डेंगू में भी होता है। कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि साहब आप तो भर्ती नहीं कर रहे। तो यदि आप कैटेगरी में आते हो एडमिट वाली, जिसको बोलते हैं इंडिकेशन ऑफ एडमिशन, यदि आपको कोई इंडिकेशन है भर्ती होने का, आपको तभी भर्ती होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोगों में डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, वो प्लेटलेट। अपन बात करेंगे कि प्लेटलेट कब चढ़ानी चाहिए, किस मरीज को चढ़ानी चाहिए, कितनी चढ़ानी चाहिए, वो क्या क्या ऑप्शन है प्लेटलेट चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो मेजर ऑप्शन होते हैं वो 2 होते हैं। एक को बोलते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट, या जिसको नॉर्मल भाषा में प्लेटलेट भी बोल देते हैं कुछ जगह। दूसरा होता है HDP, उसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट या पूल्ड प्लेटलेट बोलते हैं। तो जो रैंडम डोनर प्लेटलेट है वो कैसे निकालते हैं, और सिंगल डोनर प्लेटलेट है वो कैसे निकालते हैं। रैंडम डोनर प्लेटलेट में पहले आपका 1 यूनिट ब्लड निकाल लिया जाएगा, उसके बाद उसमें से हेमोग्लोबिन है, जिसको देसी भाषा में ब्लड बोलते हैं, उसको अलग कर देंगे, प्लेटलेट को अलग कर देंगे। इसमें जो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपका पहले फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड है वो बाहर निकाल लिया, अब आप उसमें से ही निकाल सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं चाहिए होती है, जो प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है, एफेरेसिस की मशीन नहीं चाहिए होती है। तो इसका जो नॉर्मल जो डोज होता है वो 6 to 4 यूनिट
प्लेटलेट, यदि आपको प्लेटलेट चढ़ाने का इंडिकेशन है, ज़रूरत है, जो ज़रूरत होती है वो गाइडलाइन है WHO की, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज की। उसमें आपकी प्लेटलेट या तो 10,000 से कम हो या फिर 10,000 से ऊपर वालों में प्लेटलेट तभी चढ़ाते हैं जब उसको कोई ब्लीडिंग हो रहे हो। जैसे अभी हमारे पास एक मरीज आया है जिसको नाक में से खून आ रहा है, ऐसी कंडीशन में 10,000 से ऊपर भी चढ़ा देते हैं। अब कुछ लोगों को बड़ी अजीब तरीके की क्वेरी होती है, हालांकि हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। जैसे कि साहब आपने तो 13,000 पे ही चढ़ा दिया, हमारी सुबह की रिपोर्ट थी 13,000 प्लेटलेट थी। तो इसमें एक डॉक्टर का डिसीजन होता है। जैसे सुबह प्लेटलेट पेशेंट की 3 दिन से कम हो रही है, हम उसको फ्रिक्वेंटली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, पेशेंट की प्लेटलेट डाउन ट्रेंड में जा रही है, हम ट्रेंड बोलते हैं इसको कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो हम 13 पे डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सुबह 6 बजे 13 थी, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसकी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो हम उसको 13 पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपको प्रोबेबली आपको चढ़ानी पड़ सकती है। चढ़ाने से पहले वापस चेक करते हैं, यदि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मान लो कि 13 से 16 आ गया, तब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की खुद की प्लेटलेट बढ़ने लगी है, हम उसको नीचे ट्रांसफ्यूज करते हैं। यदि 13 से 12 आ गया तो हम उसको 12 पे भी ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो 1-2 घंटे बाद 10 से कम आ जानी है, और वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज की गाइडलाइन है, उसके अंदर वो आता है। ये हो गया रैंडम डोनर प्लेटलेट। ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो नॉर्मल ब्लड बैंक होते हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं। हम एट ए टाइम 6 यूनिट है वो RDP चढ़ाते हैं पेशेंट को, ये अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन है, WHO नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। दूसरा होता है HDP, इसमें इनको पूल्ड प्लेटलेट भी बोलते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट भी बोलते हैं। HDP कब प्रीफर करना चाहिए? जब आपका ब्लड ग्रुप रेयर हो तो आपको HDP ही लगवानी चाहिए, क्योंकि 4 से 6 RDP होती है, वो एक HDP के बराबर होती है। जितनी हम 6 RDP से प्लेटलेट बढ़ाएंगे उतनी ही एक HDP से बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें ज़्यादा प्लेटलेट आ जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें आपकी मशीन है, वो आपका ब्लड निकालती है, उसे प्लेटलेट अलग कर देती है, उसको वापस चढ़ा देती है, फिर निकालती है, फिर वापस चढ़ा देती है, फिर निकालती है। तो एक ही बंदे से 6 लोगों जितनी प्लेटलेट निकाल लेती है, या 6 यूनिट ऑफ ब्लड जितनी प्लेटलेट निकाल लेती है, तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से उसमें एक ही बंदे से काम चल जाता है। रेयर ब्लड ग्रुप में हमेशा HDP प्रीफर करते हैं। कॉमन ब्लड ग्रुप में पेशेंट की चॉइस है, वो RDP लगाना चाहता है या HDP लगवाना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। HDP इन जनरल अच्छी रहती है RDP से, क्योंकि उसमें अमाउंट ज़्यादा रहती है। इसमें प्रोसेसिंग में भी RDP में प्रोसेसिंग में कुछ प्लेटलेट डैमेज होती है, कंसंट्रेशन पहले से कम होती है, तो RDP से इन जनरल HDP अच्छी रहती है। इसके साथ एक ही इशू है कि इसकी मशीन महंगी आती है, करोड़ों की मान ही लेते हैं, करोड़ों की आती है। इसका प्रोसेस, इसमें किट आता है, उसका चार्ज लगभग 8 से 10,000 रुपये होता है। तो टोटल इसका जो अमाउंट है वो RDP से 2 या 3 गुना ज़्यादा पड़ जाता है, बट इन जनरल ये अच्छी रहती है। चढ़ाना कब चाहिए? जब आपका प्लेटलेट 10,000 से कम आ गया, या 10,000 से ज़्यादा तभी चढ़ाते हैं जब आपको ब्लीडिंग होने लग जाए। अब अपन ने बात कर ली प्लेटलेट की, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है या और क्या दवाई देते हैं? जैसे इसमें WBC भी कम जाती है पेशेंट की, जैसे प्लेटलेट कम होती है उसका ज्ञान तो हर किसी को है, बट इसमें WBC जो TLC की जांच होती है, उसमें CBC के अंदर आता है 3 चीज़ें, हेमोग्लोबिन, TLC, WBC या प्लेटलेट। वो TLC भी कम होती है, इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं IV। जब आपका TLC कम हो, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, तो आपको अदर इन्फेक्शन नहीं लगे। साथ में हर डेंगू के मरीज में हम जनरली मलेरिया भी चेक करते हैं, क्योंकि को इन्फेक्शन होता है डेंगू और मलेरिया का 30% लोगों में। साथ में हॉस्पिटल से डेंगू के मरीज को कब छुट्टी देते हैं? जब आपको पिछले 24 घंटे में बुखार नहीं है, प्लेटलेट काउंट 50,000 से। अब जैसे कुछ मरीज ऐसे होते कि साहब हम तो 1.5 लाख होने पे ही जाएंगे हॉस्पिटल से, तो ये थोड़ा सा मिसबिलीफ है। जब आपकी प्लेटलेट 50,000 से ऊपर है, आपका ट्रेंड इंक्रीजिंग है, तो आपको 50,000 पे यदि कोई डॉक्टर छुट्टी करने की सलाह दे रहा है तो बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। जब आपको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, फेफड़ों में कोई पानी नहीं है, आपकी भूख है वो ठीक लगने लग गई है, आपका पेशाब है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगने हो गया है, आपका BP कम था उसको ठीक हुए 2-3 दिन हो गए, या फिर विजिबल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है कि पेशेंट को देख के लगता है कि हाँ ये अब ठीक है, तब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं।
रोकथाम के बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी कि मच्छर नहीं हो। अब रोकथाम तो हम जब जनरली हमारा सिस्टम तब करता है जब एकदम आउटब्रेक हो चुका होता है, रोकथाम करनी चाहिए। अब इसका एक ग्राफ होता है डेंगू का, जिसका पूरा नया डेटा तो है नहीं गाइडलाइन का। ये एक ग्राफ होता है सीजनल ट्रेंड ऑफ डेंगू केसेस। ये WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की गाइडलाइन है, उससे मैंने ये लिया है। 2010 से 13 का ग्राफ है। ये आप ग्राफ देखोगे तो इसमें जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, इसमें भी पीक पे है और अपने यहाँ पे भी केसेस पीक पे हैं। तो हमें तैयारी कब करनी चाहिए? अभी अपन नहीं रोक सकते, इस साल के डेंगू को नहीं रोक सकते। अभी दावा कर सकते हैं, हालांकि अपन रोक सकते हैं इसको जब एंटी लार्वल मेजर से या एंटी मॉस्किटो मेजर्स यूज करने अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में, जब इनके केसेस बढ़ने लगे। अभी जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि अभी डेंगू कंट्रोल कर देंगे, अभी इसका नेचुरल हिस्ट्री से ही कंट्रोल होगा, अभी पॉसिबल नहीं है। जो लार्वा बनने थे हो गए। अभी तो वैसे भी टेम्परेचर भी डाउन जाने लग गया, तो जो इसका मॉस्किटो होता है उसका एक टेम्परेचर रेंज होता है 16 से 30 डिग्री। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये वैसे ही मॉस्किटो की ब्रीडिंग कम हो जाती है। अब आपके कुछ सवाल? सब कुछ अब एक बीच में थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई थी कि किसी को बुखार आ रहा है तो डेंगू बुखार है या फिर और कोई बुखार है, जैसे मलेरिया हो गया और कोई इन्फेक्शन है, तो इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके दो तरीके होते हैं, एक रैपिड टेस्ट होता है, एक एलाइजा से करते हैं। रैपिड टेस्ट जिसमें किट आता है एक अपने पास, उसमें सीरम निकाल के डाल देते हैं। तो जो रैपिड टेस्ट होता है, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मरीज सिम्टम से तो डेंगू लग रहा है लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, उसको हम दोबारा रीचेक भी करते हैं लेकिन फिर भी वो नेगेटिव आता है। तो ये होता क्यों है? बेसिकली जो रैपिड टेस्ट होते हैं उनकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, वो कम होती है। जैसे अपन बात करें कि वो टेस्ट कौन से होते हैं, इसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो NS1 एंटीजन का टेस्ट होता है जो जनरली फर्स्ट 5 डेज पॉजिटिव आता है। इसका जो किट आता है वो कंबाइंड किट आता है जिसमें NS1 भी होता है और डेंगू एंटीबॉडी होती है IgM IgG। तो कुछ मरीज तो पूछते हैं कि साहब मेरा NS1 तो पॉजिटिव है, एंटीबॉडी नेगेटिव कैसे है, मेरे को आधा डेंगू है क्या? एक मरीज ने मेरे को बड़ी मस्त टर्म बताई कि साहब ये आधा डेंगू है मेरे को शायद। तो मैंने उसको समझाया कि आधा डेंगू नहीं होता, ये फर्स्ट 5 डेज है वो आपको NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहता है, देन आपकी एंटीबॉडी बनने लग जाती है, तो आपकी NS1 एंटीजन है वो नेगेटिव हो जाएगा और बाद में आपकी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। इसमें एलाइजा बेस्ड टेस्ट होते हैं जो जिसकी सेंसिटिविटी होती है 76%, यानी 100 मरीज है तो भी आपके मरीज डेंगू के हैं 100 लेकिन सिर्फ 76 में ही वो पॉजिटिव आएगा। स्पेसिफिसिटी 98% है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि आपका बता दिया कि आपको आपके टेस्ट में पॉजिटिव है तो 98% स्पेसिफिक है कि आपको डेंगू ही है, बट ये सेंसिटिविटी कम होती है इनकी एलाइजा बेस की कि ये 24% मोटा मोटा ये डेंगू के मरीजों को भी नेगेटिव बता देता है। इसमें मेक एलाइजा और काफ़ी इसके वेरिएंट होते हैं, एक अपना किट होता है। तो जनरली जो गवर्नमेंट है वो उसी को डेंगू मानती है जो एलाइजा में पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है। जो किट टेस्ट आते हैं उनकी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव रेट जिसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स की भाषा में, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनको स्टेटिस्टिक्स में नहीं मानते। जैसे अभी इतने डेंगू केसेज हो रखे हैं लेकिन न्यूज़ में इतना नहीं आता है कि कितने हैं, तो वो उनको काउंट नहीं करते। ये नोटिफाइबल डिजीज है, यानी कि कहीं पे भी डेंगू आता है तो आप उसको नोटिफाई करोगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, कंसल्टेंट फिजिशियन, अमर हॉस्पिटल।